गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी दोहरा लेखा प्रणाली की सेकंड क्लास है, ठीक है। और इस सेकंड क्लास में दोहरा लेखा प्रणाली जो चैप्टर है आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जितनी भी चीज़ें आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें पूछ सकते हैं आप ज़रूर पूछें, जो भी आपके डाउट हो वो भी आप पूछें, है ना। साथ में आप अदर बुक के यदि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं अदर बुक के क्वेश्चन भी। लेकिन इस चैप्टर को करना आपको बहुत अच्छे से, ऐसा कि मैं आपके लिए क्वेश्चन दूँ और तुरंत आपकी सेकंड में ही एंट्री आप कर दें पास, है ना। क्योंकि आगे के चैप्टर इसी से रिलेटेड हैं, है ना, बहुत ज़्यादा बेसिक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस चैप्टर के लिए, बहुत इफेक्टेड। अब यहाँ पर आज हम क्या देखते हैं, सबसे पहले दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं देखते हैं। थ्योरी के पोर्शन भी करते चलना अपन के लिए और प्रैक्टिकली भी करना। दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताओं में हम देखेंगे कि पहला पॉइंट है आपका दो खातों का प्रभावित होना। जैसे हमने आपको बताया दोहरा मतलब क्या होता है, दो। तो जो दोहरा लेखा प्रणाली है वो इस प्रणाली के द्वारा वित्तीय व्यवहारों का लेखा करने से कम दो खातों को प्रभावित करें। मतलब जितने भी व्यावसायिक सौदे हैं वो कम से कम कितने खातों को प्रभावित करेंगे, दो, ठीक है। इन खातों में से एक खाता तो लाभ पाने वाले का होता है, तो दूसरा लाभ त्याग करने वाले या देने वाले का होता है। भाई जब दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्तियों के बीच में यदि कोई व्यवहार होता है, ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि जितने भी व्यवहार है वो कम से कम दो खातों को प्रभावित करेंगे, जिसमें एक खाता जो है वो लाभ पाने वाला होगा तो दूसरा लाभ त्याग करने वाला होगा, ठीक। दो खाते प्रभावित होते हैं, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। दूसरा विपरीत पक्षों में लेखा। तो इस प्रणाली के अंतर्गत जो दो पक्ष प्रभावित होते हैं वे आपस में विपरीत पक्ष के होते हैं, ठीक है। दोनों कैसे होते हैं, विपरीत पक्ष के। मतलब यदि एक डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट होगा, एक क्रेडिट है तो दूसरा डेबिट होगा। कभी दोनों डेबिट या दोनों क्रेडिट कभी नहीं होंगे, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा, ठीक है। तो विपरीत पक्ष में होते हैं। इन्होंने बोला इनमें से एक पक्ष डेबिट को हम नाम भी कहते हैं, तो दूसरा पक्ष क्रेडिट को हम जमा कहते हैं। जब आप भारतीय बही खाता पद्धति आपको पढ़ाएंगे, हालांकि आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन एक पद्धति होती है भारतीय बही खाता पद्धति। उस भारतीय बही खाता पद्धति में डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखा जाता, बल्कि वहां पर नाम और जमा, डेबिट मतलब नाम और क्रेडिट मतलब जमा होता है। अर्थात एक खाता डेबिट तो दूसरा क्या होता है, क्रेडिट। ये चीज आपको ध्यान रखना, विशेषताएं बता रहे हैं उसके बाद। दोनों पक्षों में समान राशि। तो आपने देखो कल हमने बताया क्वेश्चन भी किया था, आपने देखा था कि जितनी राशि डेबिट में आ रही उतनी राशि हम क्रेडिट में लिख रहे हैं। यदि डेबिट में हमने 50,000 रुपए लिखे हैं तो क्रेडिट में भी कितने लिखे हुए हैं, 50,000। मतलब दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत जो प्रभावित होने वाले दो खाते होते हैं उनमें से एक डेबिट होता है, दूसरा क्या होता है, क्रेडिट। इनमें लिखी जाने वाली जो राशि होती है वो सदैव कैसी होती, समान होती है। मतलब न ज्यादा होगी ना कम, दोनों में कैसी होती, बराबर। देखो जैसे एक सूत्र के अनुसार इन्हें दिया है, डेबिट पक्ष की राशि का योग बराबर कैसा होता है, क्रेडिट पक्ष की राशि का योग के। मतलब डेबिट पक्ष की जो राशियां हैं वो क्रेडिट पक्ष की राशियों के योग के बराबर होता है। पिछले क्वेश्चन में हमने आपको योग लगा के बताया था, उस जर्नल का योग 41,000 रुपए था। आप ध्यान देंगे तो आपको याद आ जाएगा कि उसका योग हमने कितना लगाया था, 41,000 डेबिट का था, 41,000 क्रेडिट का। तो दोनों पक्षों का योग कैसा होता, बराबर, क्योंकि राशियां भी हम बराबर लिखते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, लेखांकन समीकरण की पुष्टि। तो जो दोहरा लेखा प्रणाली है वो क्या होते हैं, ने बोला इस प्रणाली में कोई भी वित्तीय व्यवहार चाहे वह किसी भी प्रकृति का क्यों ना हो, उसका इस प्रणाली से लेखा करने पर लेखांकन समीकरण की मान्यता को आवश्यक संतुष्ट करेगा, ठीक है। अगर यह मान्यता लेखांकन से संतुष्ट नहीं हो पाती तो इसका अर्थ है कि हमारे द्वारा किए गए लेखांकन कार्य में कोई त्रुटि हुई है। मतलब इन्होंने कहा है कि लेखांकन समीकरण में क्या बताया था हमने, संपत्तियां बराबर दायित्व। तो दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर जब हम किसी भी व्यवहार का लेखा करते हैं, वो चाहे किसी भी प्रकृति का हो, वो लेखांकन समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट पुष्टि करेगा। मतलब उसमें संपत्तियां और दायित्व दोनों कैसे होते, बराबर। मतलब संपत्तियां बराबर क्या होगा, पूंजी प्लस दायित्व। इस समीकरण हमेशा संतुष्ट करता है दोहरा लेखा प्रणाली। अब अगला वैज्ञानिक प्रणाली। तो वित्तीय व्यवहारों को इस प्रणाली के अंतर्गत लिपिबद्ध करने के लिए इस प्रणाली के अपने कुछ नियम व सिद्धांत हैं। देखो हमने आपको बताया थे ना, नियम और सिद्धांत,
इस कारण यह प्रणाली वैज्ञानिक मानी जाती है। भाई हमने आपको व्यक्तिगत के नियम, वास्तविक के, आयव्यय के अलग अलग बताए हुए हैं, फिर कुछ मान्यताएं भी बताए हुए हैं कि भाई मुद्रा लेखांकन की मान्यता, फिर दो एकागी व्यापारिक इसकी स्थायी, दो मुद्रा लेखांकन की मतलब मुद्रा मापन की अवधारणा, मतलब ऐसे व्यवहार जिनको सिर्फ मुद्रा में माप सकते उन्हीं का लेखा हम करते हैं। पृथक अस्तित्व की अवधारणा, हमने एक बताया था व्यापार और व्यापारी दोनों कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये वैज्ञानिक, इसके कुछ नियम और सिद्धांत हैं, इसलिए यह वैज्ञानिक प्रणाली भी मानी जाती है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है थ्योरी में। अब हम आगे चलते हैं प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल में आपको बहुत क्लियर बता दें, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है ना, तो इसको ध्यान रखना है आपके लिए। एक एक पॉइंट आप ध्यान देंगे, यदि आपसे नहीं बनता है तो जरूर पूछें, बिल्कुल फोन लगाएं, आप हमसे पूछ सकते हैं ना। यहाँ देखेंगे आप एक क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यवहारों के लिए जाबरा के निगम ब्रदर्स के जर्नल में लेखित कीजिए, मतलब हमें जर्नल प्रविष्टियां करना है। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, पहले फॉर्मेट, उसका प्रारूप बना लेंगे। यहाँ पर इसका प्रारूप तैयार कर लेते हैं अपन पहले। एक सेकंड, थोड़ा सा वेट करें, एक सेकंड। हाँ रेडी। तो यहाँ पर ये हम प्रारूप तैयार करें। आपको फॉर्मेट भी याद रखना है ना, फॉर्मेट इसलिए याद रखना है कि अभी तो ये आपके स्टार्टिंग है। देखो लेखांकन समीकरण आपने पढ़ा हुआ है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, फिर जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है, अभी आगे और भी आएंगे आपके चैप्टर, उन सबकी फॉर्मेट। कभी कभी बच्चे जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते उनसे तो फॉर्मेट बनाते तक नहीं बनता, पेपर हॉल में फॉर्मेट तक उनको नहीं पता रहता कि क्या बनाना है। आपको प्रॉपर फॉर्मेट भी याद होना चाहिए। ये आपका हमने प्रारूप बना दिया है। तो ये वाला कॉलम जो फर्स्ट होता है वो कौन सा होता है, दिनांक का। यहाँ पर हम दिनांक लिखते हैं कि कब आपका व्यापार चालू हुआ, माल बेचा खरीदा, उसकी डेट। ये होता है विवरण का कॉलम। ये क्या होता है, एलएफ, खाता पृष्ठ, हमने आपको बताया था ना एलएफ का। ये वाला कॉलम होता है डेबिट राशि का। और ये वाला कौन सा होता है, क्रेडिट राशि का कॉलम। तो ये आपका फॉर्मेट है। ऊपर हम हेडिंग क्या डालेंगे, व्यापारी की पुस्तकों में, व्यापारी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां। इसको जर्नल प्रविष्टियां, पंजी प्रविष्टियां भी कहते हैं ना। अब एक एक पॉइंट से सबसे पहले आपको याद रखना है कि 3 काम कौन कौन से करना है। पहला खातों को छांटना, दूसरा खातों को पहचानना और तीसरा नियम लगाना। ये 3 काम आपको करना होते हैं। एक एक व्यवहार हम पढ़ेंगे। देखो 1 मार्च को रोकड़ से व्यापार आरंभ किया। भाई रोकड़ से व्यापार आरंभ किया तो हमें देखना है सबसे पहले खातों को छांटना। कम से कम 2 खाते होंगे, 2 से ज्यादा हो सकते लेकिन 2 से कम नहीं होंगे। तो एक तो आएगा आपका रोकड़ खाता, क्योंकि रोकड़ से व्यापार शुरू किया है, और दूसरा व्यापार शुरू करने के लिए जो हम पैसा लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, पूंजी खाता। क्या बोलते हैं, पूंजी खाता। अब रोकड़ खाता कौन सा है, तो हमने खाते छांट लिया। पहचानो रोकड़ कौन सा खाता होता है, वास्तविक वस्तु होती है रोकड़। और वास्तविक का नियम क्या है, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। तो रोकड़ हमने व्यापार में लगाई है तो व्यापार में पैसा आ रहा है। देखो हमने कल आपको बताया था ना, ये व्यापारी है, इसने व्यापार में पैसा लगाया। व्यापार और व्यापारी दोनों अलग अलग होते हैं। तो देखो पैसा व्यापार के अंदर क्या हो रहा, आ रहा है। तो रोकड़ कौन सा खाता है, वास्तविक, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। व्यापार में पैसा आ रहा है तो हम रोकड़ को क्या कर देंगे, डेबिट। फिर पूंजी खाता, व्यापारी का नाम कभी पुस्तकों में नहीं आता, उसके नाम की जगह पे हम पूंजी लिखते हैं या आहरण। जब वो निजी कार्य है तो कुछ पैसा या माल निकालता है तो उसको हम आहरण कहते हैं, और जब व्यापार चालू करने के लिए वो पैसा लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं, पूंजी। तो जो पूंजी खाता है वो किसका खाता होता है, व्यापारी का।
ठीक है, किसका खाता होता है? व्यापारी। व्यापारी कौन है? व्यक्ति, मतलब पूंजी जो है वो व्यक्तिगत खाता है। और कौन सा व्यक्तिगत? प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। पूंजी जो है वो मालिक का प्रतिनिधित्व कर रहा है, मालिक की ओर इशारा कर रहा है, तो ये कौन सा खाता हो गया? प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। अब व्यक्तिगत का हम नियम लगाएंगे, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। तो व्यापारी क्या कर रहा है? पैसा देखो दे रहा है, देने वाला है, तो देने वाले को क्या कर देंगे हम? क्रेडिट करेंगे। आपको हमने एक नियम याद करने के लिए दिए थे, कौन से? 3, व्यक्तिगत का, वास्तविक और आयव्यय का। क्या याद किए आपने या नहीं किए? यदि आपने नहीं किए हैं तो आप उनको याद कर लें, क्योंकि हम कभी भी आज आपको फोन लगा के आपसे नियम पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप कोई भी रजिस्टर में देख के ना बताएगा, वो नियम नहीं बताएगा अपने सामने, मन से बिल्कुल याद करके, और नियम के साथ साथ आपको व्यक्तिगत और आयव्यय वास्तविक की परिभाषा भी याद रखना है, जो उसमें नोट्स में हमने आपको दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम पहले क्या लिखते हैं? डेबिट वाला है, यहाँ लिख देंगे 1 मार्च, ऐसे भी डेट डालते हैं, कल हमने आपको दूसरे तरीके से बताई थी, अब जैसा चाहे वैसे डाल सकते हैं। तो 1 मार्च, यहाँ सबसे पहले डेबिट वाला लिखा जाता है, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या? रोकड़ खाता डेबिट, रोकड़ खाता डेबिट। और क्रेडिट में पैराग्राफ छोड़ के हम क्या लिखते हैं? क्रेडिट वाला। तो पूंजी खाते से, पूंजी खाते से कितने से व्यापार शुरू किया? 20,000 से। तो रोकड़ खाते के डेबिट में लिखेंगे 20,000 और पूंजी खाते के क्रेडिट में लिखेंगे हम 20,000। यहां पर नरेशन लिखेंगे, व्यापार प्रारंभ किया, व्यापार प्रारंभ किया। अगला 5 मार्च, मोहन ब्रदर्स से मशीनरी खरीदी 15,600। तो अब यहां पर ध्यान देंगे आप, 5 मार्च को क्वेश्चन में लिखा है मोहन ब्रदर्स से मशीनरी खरीदी, तो ध्यान दो यहां पर पहले हम खाते छांटेंगे। सबसे पहले यहां पर देखेंगे हमने खरीदा क्या है? खरीदने को क्रय बोलते हैं, लेकिन यहां पर क्रय नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि माल खरीदने को क्रय बोलते हैं। जब व्यापार में कोई संपत्ति खरीदी जाती है तो हम संपत्ति का नाम लिखते हैं, क्रय नहीं लिखते हैं। तो यहां पर आएगा एक तो मशीन खाता। जो चीज हम आपको बता रहे हैं ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है, समझना है, याद भी रखना है, समझना भी है कि क्या हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो जब हम संपत्ति खरीदते हैं तो संपत्ति का नाम लिखते हैं, क्रय नहीं लिखा जाता। मशीन संपत्ति, इसलिए मशीन लिखेंगे। और इसमें देखो लिखा है मोहन ब्रदर्स से मशीनरी खरीदी। किससे खरीदी? मोहन ब्रदर्स। क्या लिखा है नगद खरीदी? नहीं। जब किसी व्यक्ति का नाम दिया हो, नगद शब्द ना हो, तो लेन देन उधार कहलाता है, और उधार लेन देन में हम व्यक्तियों का नाम लिखते हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे मोहन ब्रदर्स। हो गए आपके 2 खाते, ठीक है, मोहन ब्रदर्स। अब देखेंगे मशीन कौन सा खाता है? वास्तविक वस्तु होती है ना मशीन, वास्तविक का नियम लगाएंगे, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। मशीन खरीदी तो मशीन व्यापार में आ रही है, मशीन व्यापार में आ रही है तो इसको हम क्या कर देंगे? डेबिट। मोहन ब्रदर्स कौन है? व्यक्ति, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। मशीन किससे खरीदी? मोहन ब्रदर्स से। तो मोहन ब्रदर्स हो गया मशीन का देने वाला, तो देने वाले को क्या कर देंगे? क्रेडिट। एंट्री करेंगे, सबसे पहले डेबिट वाला लिखते हैं, तो मशीन खाता डेबिट, मशीन खाता डेबिट, और मोहन ब्रदर्स के खाते से, मोहन ब्रदर्स के खाते से का मतलब क्या होता है? क्रेडिट। और से के बाद एक बिंदी रखते हैं अपने यहां पर, ठीक है। 15,600 मशीन के डेबिट में लिख देंगे, और 15,600 मोहन ब्रदर्स के क्रेडिट में लिख देंगे। 15,600। यहां पर क्या लिखेंगे नरेशन में? उधार मशीन खरीदी, मशीन खरीदी, उधार मशीन खरीदी।
अगला फिर देखेंगे अपन नेक्स्ट पॉइंट 8 मार्च, अशोक कुमार को माल बेचा। देखो यहां पर किसी व्यक्ति का नाम दिया ना, किसको माल बेचा, अशोक कुमार को। लिखा है क्या नगद माल बेचा, नहीं लिखा है। इसका मतलब लेन देन कैसा, उधार लेन देन है, ये ध्यान रखना। जब किसी व्यक्ति का नाम दिया हो, नगद शब्द ना हो, तो लेन देन उधार कहलाता है। तो अशोक कुमार को माल बेचा, यहां पर हम लिखेंगे 8 मार्च को। रफ काम कर लेते हैं पहले हम, यहाँ पर खाते छाटेंगे। तो माल बेचने को हम क्या बोलते हैं, विक्रय। आपको बताया था हमने कल, माल बेचने को क्या बोलते हैं, विक्रय। किसको बेचा है, अशोक कुमार। तो यहाँ पर लिख देंगे अशोक कुमार, व्यक्ति का नाम लिख देंगे जिसको माल बेचा है। अब यहाँ पर नियम लगाएंगे। विक्रय कौन सा खाता होता है, वास्तविक, वस्तु बेची है क्योंकि हमने। और वास्तविक का नियम क्या है, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। माल बेचा तो विक्रय में माल व्यापार से जा रहा है, तो जाती है तो क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे। ठीक है। ऐसे अशोक कुमार कौन है, व्यक्ति, व्यक्तिगत का नियम, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। अशोक कुमार को माल बेचा तो अशोक कुमार हो गए माल के पाने वाले, इनको माल मिल रहा है तो पाने वाले को क्या कर देंगे हम, डेबिट यहां पर। तो यहां पर एंट्री करेंगे अशोक कुमार का खाता डेबिट, विक्रय खाते से। विक्रय खाते से कितने का माल बेचा, 9000। यहां पर भी कितना है, 9000। हम नरेशन लिखेंगे इसका, उधार विक्रय, उधार विक्रय, ये नरेशन है। ठीक है। आगे देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन पॉइंट है आपका, लेखन सामग्री खरीदी। अच्छा ध्यान देखना, माल नहीं खरीद रहे, क्या खरीद रहे हैं, लेखन सामग्री खरीद रहे हैं यहाँ पर, है ना। जो व्यापार में कुछ काम लिखने वगैरह के काम में आता है, अपने रजिस्टर वगैरह हो गए, ये लेखन सामग्री कहलाती, माल नहीं है। तो यहाँ पर हम पहले प्रारूप बना लेते हैं। दस मार्च का लेखन सामग्री खरीदी, 10 मार्च। यहाँ पर 10 मार्च, यहाँ पर पॉइंट नंबर हमारा कौन सा है, चौथा। देखो माल खरीदते हैं तो हम क्या लिखते हैं, क्रय। अब यहाँ पर हमने क्या खरीदी है, लेखन सामग्री, तो लेखन सामग्री लिख देंगे, लेखन सामग्री ना। ये माल नहीं है, माल बेचने के लिए खरीदा जाता है, लेखन सामग्री बेचने के लिए नहीं खरीदी है, व्यापार उपयोग के लिए खरीदी है। तो लेखन सामग्री और पैसों से खरीदी होगी, भाई पैसा दिया हुआ, क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम तो दिया नहीं है किससे खरीदी, तो ये रोकड़ आएगा। लेखन सामग्री क्या है आपका, वास्तविक, और इसको हम आय व्यय भी कह सकते हैं क्योंकि यह व्यापार का खर्च है लेखन सामग्री। तो आय व्यय का नियम, हानि तथा खर्चों को डेबिट, आय तथा लाभ को क्रेडिट। लेखन सामग्री व्यापार का खर्च है, हर महीने हर साल आपको खरीदना पड़ती है, तो हानि तथा खर्चों को क्या करेंगे, डेबिट, आय व्यय का नियम है, आय व्यय खाता है। रोकड़ वास्तविक है, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। रोकड़ लेखन सामग्री में खरीदने में हमने पैसा दिया तो रोकड़ व्यापार से क्या हो रही, जा रही है, जाती है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। यहाँ एंट्री कर देंगे, लेखन सामग्री, लेखन सामग्री खाता डेबिट, रोकड़ खाते से।
कितने की खरीदी? लेखन सामग्री खरीदी है 200 रुपये की। 200 रुपये डेबिट में लिखेंगे और 200 रुपये क्रेडिट में। लेखन सामग्री खरीदी। चलो आगे। 12 तारीख, अशोक कुमार से रोकड़ मिली। हमें अशोक कुमार से पैसा मिली 9000 रुपये 12 तारीख को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 तारीख और यहाँ खाते छांटेंगे तो क्या मिला है हमें? रोकड़, तो रोकड़ खाता। और किससे मिला है? अशोक कुमार। अशोक कुमार, 2 खाते हो गए आपके। रोकड़ वास्तविक खाता है, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। अशोक कुमार से हमें क्या मिली? रोकड़। रोकड़ व्यापार में आ रही है, पैसा मिला है मतलब आ रहा है, आती है तो क्या करेंगे? डेबिट। अशोक कुमार कौन है? व्यक्ति। पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। किससे रोकड़ मिली है? अशोक कुमार। अशोक कुमार क्या कर रहा है? पैसा दे रहे हैं, देने वाले हैं तो देने वाले को क्या करेंगे? क्रेडिट। ये क्रेडिट हो जाएगा। सबसे पहले हम डेबिट वाले लिखेंगे, रोकड़ खाता डेबिट, रोकड़ खाता डेबिट, ठीक है, 9000 रुपये। क्रेडिट क्या करना है? अशोक कुमार, तो यहां लिखेंगे अशोक कुमार के खाते से अशोक कुमार के खाते से कितना पैसा? 9000। यहां पर भुगतान प्राप्त, नरेशन क्या लिख देंगे? भुगतान प्राप्त। भुगतान प्राप्त, पैसा मिला मतलब, है ना। अगला पॉइंट 14 तारीख, रोकड़िए ने रुपए चुराए 700 रुपये। ये ध्यान रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 14 तारीख को रोकड़िए ने रुपए चुराए, 14 तारीख। अब इसके लिए हम लिखते क्या हैं वो आपको देखना जरूरी है। रोकड़िए ने रुपए चुराए मतलब रोकड़ ने चोरी हो गई, तो हमें क्या हो गई? हानि। इसको हम लिखते हैं चोरी से हानि खाता। क्या आएगा? चोरी से हानि खाता। और क्या चोरी हुआ है? रोकड़, तो दूसरा खाता आएगा रोकड़, ठीक है। 2 खाते आएंगे। यहां पर क्या लिखा है? रोकड़िए ने रुपए चुराए। तो आय व्यय खातों में हम व्यक्तियों के नाम नहीं लिखते, यहां पर आएगा रोकड़ खाता और चोरी से हानि खाता, 2 खाते हैं। तो चोरी से हानि खाता ये वाला जो है वो आय व्यय खाता है। आय व्यय का नियम, हानि तथा खर्चों को डेबिट, आय तथा लाभ को क्रेडिट। तो चोरी हुई है, आपको हानि हो गई, व्यापार के लिए हानि है, तो हानि तथा खर्चों को क्या करते हैं? डेबिट। रोकड़ कौन सा खाता है? वास्तविक। आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। रोकड़ चोरी हुई मतलब व्यापार से रुपया जा रहा है, जाती है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। ये व्यापार से रुपया चला गया, क्रेडिट कर दो। सबसे पहले डेबिट वाला लिखेंगे, चोरी से हानि खाता डेबिट, रोकड़ खाते से रोकड़ खाते से 700 रुपये। यहां पर रोकड़ चोरी हुई, एडिशन लिख देंगे, रोकड़ चोरी हुई। ये जो क्वेश्चन अपना इतना समय लगा रहे हैं ना करने में, आपको समझाने में, लेकिन इसी क्वेश्चन के लिए आपको 6 से 7 मिनट में सॉल्व करना है, ठीक। ये आपको समझाया जा रहा है, आगे चल के आप 1-1, 2-2 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप 2-2, 3-3 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं रहते हैं। लेकिन अभी स्टार्टिंग है, सीख रहे हैं, तो आपको बड़ी डिटेल में बताना पड़ती है सब चीज़ें।
अब देखेंगे हम अगला पॉइंट, 16 तारीख को नगद माल खरीदा 12,000 रुपये। यहाँ लिखेंगे 16 तारीख को खाते छांट लेते हैं, क्या क्या है, नगद माल खरीदा। नगद मतलब क्या आएगा, रोकड़, और माल खरीदने को हम क्या बोलेंगे, किराए। दो खाते हो गए आपके। अब रोकड़ जो है वो कौन सा खाता है, वास्तविक, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। माल खरीदा तो पैसा व्यापार से जा रहा है, रोकड़ जा रही है, तो जाती है तो क्या कर देंगे हम, क्रेडिट। किराए कौन सा खाता है, वास्तविक, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। तो माल खरीदा तो माल व्यापार में क्या हो रहा है, आ रहा है, दोनों वास्तविक खाते हैं। माल आ रहा है, किराए में माल आ रहा है, इसलिए किराए को क्या कर देंगे हम, डेबिट, और रोकड़ जा रही है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो यहां पर हम एंट्री करेंगे, किराए खाता डेबिट, रोकड़ खाते से क्रय खाता डेबिट, रोकड़ खाते से कितने नगद क्रय, 12,000 रुपए का। यहाँ पर लिखेंगे क्रय डेबिट 12,000 और रोकड़ भी क्रेडिट कितना, 12,000। नरेशन में लिख देंगे नगद क्रय, नगद क्रय, ये आ गया आपका नरेशन। अब अगले पेज पे करेंगे हम अगला इसी का क्वेश्चन, ठीक है, जगह कम है। चले अब देखते हैं क्वेश्चन में अगला क्या है आपका, 16 के बाद 18, माल खराब होने पर रेलवे से दावा प्राप्त हुआ 150 रुपए। अब 18 तारीख को अपन यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहली बात, हमने कभी माल भेजा होगा रेलवे से, रेलवे ट्रांसपोर्ट से, और वो रास्ते में खराब हो गया होगा, तो हमने उन पर केस कर दिया कि भाई हमारा माल खराब हुआ, पैसा दो। तो रेलवे कंपनी ने आपको क्या दिया, दावा, मतलब पैसा दिया है दावे का, जो आपने दावा किया था उसका आपको क्या मिलेगा, पैसा। तो जो माल खराब हो जाता है वो रेलवे कंपनी ले लेती है वापस, कि भाई माल हमें दे दो, भाई आपकी 2 बोरी खराब हुई तो 2 बोरी के पैसे ले लो और 2 बोरी हमें दे दो जो खराब हुआ था। तो यहाँ पर खाते कौन कौन से आएंगे आप वो देख लें। सबसे पहला आएगा, हमें पैसा मिला है तो रोकड़, और दूसरा खाता आएगा माल, है ना, माल खराब हुआ है तो रोकड़ कौन सा खाता है, वास्तविक, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। रोकड़ हमें मिल रही है, वास्तविक पैसा आ रहा है, आती है तो क्या कर देंगे, डेबिट। माल उन्होंने ले लिया रेलवे कंपनी ने, तो माल व्यापार से क्या हो रहा है, जा रहा है, जाती है तो क्या करेंगे हम, क्रेडिट। अब माल की जगह हम यहाँ गोला डालते हैं माल पर, क्यों डालते हैं, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन, कुछ बहुत सारी ट्रांजेक्शन हैं जो आते हैं तो हम उसको ऐसे ही लिखेंगे, और माल को जब भी हम गोला कर देंगे तो उसकी जगह पे हम क्या लिखना है, किराए, माल की जगह पे हम क्या लिखेंगे, किराए। क्यों, क्योंकि यदि हम किराए अभी बता देंगे आपको लिखना, तो किराए में हमेशा माल आता है, किराए क्या होगा, डेबिट, तो यहाँ पर तो क्रेडिट कर रहे हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि माल जा रहा है, मतलब किराए आपका कम हो रहा है, ठीक है। तो आप हमेशा जब खाते छांटेंगे तब इसको क्या लिखेंगे, माल, और जब प्रविष्टि करेंगे तब क्या लिख देंगे आप, किराए, ठीक है, माल की जगह पे। तो यहाँ पर हम एंट्री क्या करेंगे, रोकड़ खाता डेबिट, रोकड़ खाता डेबिट क्रय खाते से, कितने पैसे मिले हैं, 150 रुपए, 150, 150। फिर अगला यहाँ पर नरेशन में लिख देंगे, रेलवे से दावा प्राप्त, रेलवे से दावा प्राप्त। अगला पॉइंट अब कौन सा है आपका, 20 मार्च किराया दिया, 20 मार्च, नवा पॉइंट।
एक तो आएगा यहाँ पर किराया खाता, हमने क्या दिया है, किराया दिया है, और किराए में हम क्या देते हैं, पैसा, रोकड़, तो दूसरा खाता क्या आएगा, रोकड़। किराया आय व्यय खाता है ना, खर्च होता ना व्यापार का, तो जितने भी आय व्यय हानि खर्च सब आय व्यय खाते में आते हैं। तो किराया जो है वो आय व्यय खाता है। आय व्यय खाते का ना नियम क्या होता है, हानि तथा खर्चों को डेबिट, आय तथा लाभ को क्रेडिट। किराया क्या है, खर्च है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, डेबिट। रोकड़ कौन सा खाता है, वास्तविक, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। हमने किराए में पैसा दिया, रोकड़ दी है, तो रोकड़ व्यापार से जा रही है, तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब यहां पर एंट्री कर देंगे हम, किराया खाता डेबिट, रोकड़ खाते से ₹300। कितना दिया किराया, ₹300। नरेशन आएगा यहाँ पर, किराया दिया। ये हो गया आपका क्वेश्चन। योग आप लगा लेना इनका टोटल आप यहाँ पर लगा लेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, निम्नलिखित व्यवहार से संदीप की बहियों में लिखिए। आपको जनरल प्रविष्टियां करना है इसकी भी। पहला तो फॉर्मेट बना लेते हैं, हम यहाँ पर प्रारूप बना ले। दिनांक का कॉलम है, विवरण का, LF डेबिट राशि और क्रेडिट राशि। यहां पर लिखेंगे संदीप की पुस्तकों में, जनरल प्रविष्टियां। जनरल प्रविष्टि या प्रविष्टियां, ठीक है। ऐसे अपन ने हेडिंग डाली। अब वही अपना पहला काम कि आपको पहले खातों को छांटना है, फिर पहचानना, फिर नियम लगाना, जी हमेशा करना आपके लिए अभी तो पहला व्यापार प्रारंभ किया 1 जनवरी, 1 लाख रुपए, तो यहां पर हम लिखेंगे 1 जनवरी, ठीक है। खाते छांट लेंगे। व्यापार शुरू करने के लिए हमने क्या लगाया, रोकड़, तो एक तो आएगा रोकड़, और व्यापार शुरू करने के लिए जो पैसा लगाते हैं वो क्या कहलाती है, पूंजी। तो एक रोकड़ खाता, दूसरा पूंजी। रोकड़ कौन सा, वास्तविक, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। रोकड़ व्यापार में आ रही है इसलिए रोकड़ को क्या करेंगे, डेबिट। और पूंजी कौन सा खाता होता है, व्यक्तिगत, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। व्यापारी पूंजी के पैसे दे रहा है ना, व्यक्तिगत खाता है, तो व्यापारी क्या कर रहा है, रोकड़ दे रहा है, तो देने वाले को क्या करेंगे, क्रेडिट। पूंजी हमेशा क्रेडिट होती है क्योंकि पूंजी दायित्व होती है, और जितने भी दायित्व होते हैं सब क्या होते हैं, डेबिट, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एंट्री सबसे पहले डेबिट वाला लिखेंगे, रोकड़ खाता डेबिट, पूंजी खाते से ₹1 लाख। व्यापार प्रारंभ किया। दूसरा पॉइंट 7 जनवरी फर्नीचर नगद खरीदा 20,000, तो यहाँ पर 7 जनवरी आएगी। अब लिखा है फर्नीचर नगद खरीदा, नगद मतलब क्या होता है, रोकड़,
और फर्नीचर क्या है? संपत्ति। व्यापार में जब भी संपत्ति खरीदी जाती है हम संपत्ति का नाम लिखते हैं, क्रय नहीं लिखते। अभी हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर आएगा रोकड़ खाता और फर्नीचर। रोकड़ वास्तविक है, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। फर्नीचर खरीदा तो हमने पैसा दिया है, तो रोकड़ व्यापार से जा रही है, तो रोकड़ को क्या कर देंगे? क्रेडिट। फर्नीचर क्या है? संपत्ति, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। फर्नीचर जो है व्यापार में आ रहा है, संपत्ति फर्नीचर आ रहा है तो आती है तो क्या करेंगे? डेबिट। दोनों वास्तविक खाते हैं। यहां पर हम पहले डेबिट वाला लिखते हैं, तो फर्नीचर खाता डेबिट, फर्नीचर। यहां पर थोड़ा सुधार दें क्योंकि पेन हिल जाता है तो थोड़ा इधर उधर चल जाता है। तो फर्नीचर खाता डेबिट, रोकड़ खाते से नैरिसन फर्नीचर खरीदा। कितने का खरीदा अपन ने फर्नीचर? 20,000 का। तो फर्नीचर के डेबिट में 20,000 और रोकड़ के क्रेडिट में 20,000। अगला पॉइंट है आपको 8 जनवरी, माल खरीदा। माल खरीदा, तो माल खरीदने के लिए हम क्या लिखते हैं? क्रय। सबसे पहले हम खाते छांटेंगे, क्रय खाता, और माल खरीदा होगा तो पैसा भी दिया होगा तो रोकड़ खाता, क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम तो लिखा नहीं है। क्रय वास्तविक खाता है, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। माल खरीदा तो क्रय में माल आ रहा है, इसलिए क्रय को क्या कर देंगे हम? डेबिट। रोकड़ वास्तविक, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। माल खरीदने के लिए हमने पैसा दिया, रोकड़ दी है तो रोकड़ जा रही है, तो रोकड़ को क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो यहां पर लिखेंगे एंटी क्रय खाता डेबिट और रोकड़ खाते से ठीक, कितने का? 10,000। नगद क्रय, नगद क्रय। अगला पॉइंट क्या है? 10 जनवरी, तो यहां पर करेंगे। अब थोड़ा सा हम जल्दी खींच देते हैं क्योंकि एक ही पॉइंट है। 10 तारीख को माल बेचा, कुछ नहीं लिखा तो नगद ही माना जाए, नगद बेचा है 2,000 का, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 तारीख। यहाँ पर रफ काम करेंगे, माल बेचा तो रोकड़, माल बेचने में क्या मिला होगा हमें? पैसा, और दूसरा माल बेचने को क्या बोलते हैं? विक्रय। तो रोकड़ खाता और विक्रय खाता। रोकड़ वास्तविक खाता है, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। माल बेचने से पैसा व्यापार में आ रहा है, रोकड़ आ रही है तो क्या कर देंगे? डेबिट। विक्रय भी वास्तविक खाता है, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। माल बेचने में व्यापार से माल जा रहा है, तो विक्रय में माल क्या हो रहा है? जा रहा है, इसलिए विक्रय को क्या कर देंगे हम? क्रेडिट। तो यहाँ पर लिखेंगे रोकड़ खाता डेबिट, रोकड़ खाता डेबिट विक्रय खाते से। यहां नरेशन लिखेंगे नगद विक्रय, कितने का माल बेचा अपन ने? 2,000 रुपए का, तो यहां लिख देंगे 2,000 रुपए। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप जरूर पूछें फोन करके। आज अपनी क्लास यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू।